बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दरवाजे को अंदर से मुकफ़्फ़ल करके फिर नशिस्तगाह में जा बैठा। मेरे दिल में सैकड़ों वसवसे संपोलियों की तरह रेंगने लगे थे, लेकिन एक बात मेरे लिए बेहद इत्मीनान बख्श थी कि डलू साहब ने मुझे जिन लोगों से मुतारफ करवाया था वो बड़े ही भरोसे के आदमी थे। उनकी हाजिर दिमागी, उनकी चुस्ती चालाकी और इनके वसाइल की फरावानी ने मुझे हैरान कर दिया था। अपने जाल की हर ईडी इन्होंने मजबूती से बुन रखी थी और वो इसके किसी भी तार को अपनी जगह से खिसकने नहीं देते थे। मेरे सामने एक और पहाड़ ऐसा बेआबोगया दिन था जो क्रां तक क्रां खाली और वीरान था। इस रोज भी करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं देख रहा था कि कोई बहुत मुहीब ताकत है जिसने बगोलों को गजबनाक कुव्वत देकर गर्दिश में मुब्तला कर दिया है और उन बगोलों की ज़द में फंसी आसिया मुझसे लहजा बेलहजा दूर होती जा रही है। मेरे और इसके दरमियान सदियां हायल हो गई हैं, जिन्हें मैं पाट नहीं सकता कि दरमियान की खला सात आसमानों की रिफ्तों से ज्यादा गहरी और गंभीर है। मेरी वो माँ जाई बहन पता नहीं इस घड़ी किस हाल में होगी। काश इसकी जिंदगी के सदके में खुदा मुझे कोई एक लम्हा ही ऐसा अता कर देता जिसे मैं अपने खून से तर करके इसकी जिंदगी नजर कर देता, मगर वहाँ तो हालात ने मुझे बेबस करके लंगोटी बंधवा दी थी। एक से एक बड़ा बरछत मेरे सामने तनकर खड़ा था और अब सूरत हाल ऐसी बदबज़ा हो गई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं डलों साहब के लिए वहां से इतने सारे आदमी क्यों उठवाऊं, ये सवाल बार बार मेरे जहन में उभरता रहा था। मुझे कोई तमगा तो नहीं मिल सकता था, वो मेरा रास्ता ही नहीं था। जब आसिया उस शहर में नहीं थी और इसको कबीर शाह के घर से अगवा करने में बलबीर सिंह या किसी और का हाथ नहीं था, तो फिर मैं क्यों वहां अपनी जान हलकान करूं। मुझे यकीन था कि बलबीर सिंह ने झूठ नहीं बोला है। आसिया के बारे में वो बिल्कुल बेखबर था। इसने बदतरीन अजियत में मुब्तला होकर अपने अंदर कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। मैं तो वहां आया ही आसिया के लिए था, मगर अब मेरी हैरतें फजूं तर होती जा रही थी। ये बात मुझे मालूम होनी चाहिए थी कि आसिया अब की बार किन काली आंधियों की ज़द में आ गई है। मामला अब इतना ज्यादा पुरपेच और गंभीर हो गया कि मेरी सोच के सारे आईने भी कोर हो गए थे। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं देता था, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था। मैं बड़ी देर तक वहां बैठा सोचता रहा। मेरा इज़्तिराब दम बेदम बढ़ता जा रहा था। बाहर चारों ओर आग बरस रही थी। वो तपती सुलगती दोपहर मैंने इसी मकान में गुजार दी। फ्रिज में रखी चीजें मेरी बहुत काम आई। जो कुछ भी मुझे पसंद आया मैंने हलक से नीचे उतार लिया। 4 बजे तक मेरे निचले होंठ की सूजन बड़ी हद तक कम हो गई। मैंने आईने में अपनी सूरत देखी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब पहला सा जलानी नजर आ रहा हूँ। तौलिया लेकर मैं गुस्ल खाने में जा घुसा। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। कितनी ही देर तक मैं नल के नीचे सुपर डालकर बैठा रहा। जब नहाकर बाहर निकला तो खुद को ताजा दम महसूस कर रहा था। मैंने एक बार फिर दाढ़ी और केस ओढ़े और फिर मुराद जी के मकान को ताला लगाकर हाथ में अपना ब्रीफ केस झुलाते हुए गली से बाहर निकल आया। धूप की तमाजत मांद पड़ चुकी थी। सूरज ने अपने कुछ तनूर बंद कर दिए थे। मुझे सरवरी खानम ने गुरदासपुर के करीब एक गांव बुखरा का पता दे रखा था। इसने कहा था कि वहां एक शख्स रहता है, अर्जुन सिंह। वो चांदी और सोने की स्मगलिंग करता है और जब भी लाहौर आता है वो आहू के पास ठहरता है। इसने कहा था कि मैं अगर कभी किसी वजह से सरहद पर जा निकलूं तो जरूरत के वक्त मैं सीधा अर्जुन सिंह के पास चला जाऊं। यही इसका मशवरा था। वो अर्जुन सिंह को बहुत अच्छा आदमी समझती थी और इसका ख्याल था कि वो मेरी किसी भी मुश्किल में मेरे बहुत काम आ सकता है। अगरचे आहू मेरा दुश्मन था, मगर सरवरी खानम मेरी भलाई चाहती थी। ये ख्याल जहन में उभरा तो मैं रक्शे में सवार होकर सीधा स्टेशन जा पहुंचा।
इस वक्त पठानकोट के लिए गाड़ी तैयार खड़ी थी। मैंने गुरदासपुर का टिकट खरीदा और गाड़ी में जा बैठा। बालक राम ने मुझे जो हुलिया दे दिया था वो मेरे बहुत काम आ रहा था। जो कोई भी मुझे देखता बड़े अदब से पेश आता। गाड़ी अमृतसर से 6:30 बजे रवाना हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि जिस तरह भी हो सका मैं इसी रात पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाऊंगा, और ये ऐसा काम था जिसके लिए मुझे अर्जुन सिंह के तावन की जरूरत थी, क्योंकि इन खुफिया रास्तों का इसे बखूबी इल्म होगा जिन पर चलकर वो आए दिन सरहद के आर पार फिरता रहता था। रात के 9:30 बजे मैं नंगल कोटली स्टेशन पर जा उतरा। बकरा गांव का पता मैंने स्टेशन से बाहर निकलकर एक कोचवान से मालूम किया। गांव वहां से 5 मील दूर था। कोचवान सिख था। बोला, सरदार जी हुक्म हो तो मैं आपको बकरा ले चलता हूँ। मेरा घर परनाला में है और मैं उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है यार, तू मुझे ले ही चल, मैं कहाँ पैदल ख्वार होता फिरूंगा। चल मेरा वीर, कितने पैसे लेगा तू? बस 10 रुपए दे दें सरदार जी। मुझे मंजूर है यार। ये कहकर जब मैं तांगे में बैठा तो वो बोला, 2 जनाना सवारियां हैं, इन्हें साधु चक जाना है। अगर आप कहें तो मैं इन्हें भी बिठा लूं। उधर वो मिठाई खरीदने गई हैं। बिठा ले भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है। बड़े धनवान हैं आप, इसकी गोडी में उधर कर लूंगा। ये कहकर वो इन सवारियों को लेने के लिए दुकान की तरफ निकल गया। जब वो वापस आया तो इसके साथ 2 ऊंची लंबी औरतें थीं। वो हंसती हुई आ रही थीं। दोनों ने शलवारें पहन रखी थीं। सरों पर दुपट्टे आड़े हाथ की बुक्कल से ओढ़ रखे थे। इन्होंने मुझे पिछली नशिस्त पर फैलकर बैठे देखा तो एकदम संजीदा हो गईं। इनमें से एक बड़े दबंग लहजे में बोली, वे हमने तो सारे तांगे का किराया तय किया था तुझसे। ये सालम ही है बीबी, अगले हिस्से में आप बैठ जाएं। सरदार साहब बुखरा जा रहे हैं, पर क्यों बैठ जाएं हम? तू इससे भी किराया लेगा और हम भी। कितने पैसे तय किए हैं तूने भाई? 10 रुपए। बस ठीक है, वही 10 रुपए इसे मिलेंगे। क्यों, तू डबल कमाई करेगा बकरे? ये बात नहीं है बीबी, तुम्हें मंजूर नहीं है तो पैदल जाओ, मैं तो तुमसे भी 10 लूंगा। चल सत्तू नहीं, दफा कर, देर हो रही है। इसके मुंह पर कालक मल देंगे। हम बहुत लालची हो गया है ये कोचवान। इसको मैं फैंटी जरूर लगवाऊंगी अपने वीर से। जरा हया नहीं करता है ये। क्यों वे कह दूं जगत सिंह से? नहीं बीबी, ऐसा जुल्म न करना। देखना ये मेरी रोजी रोटी है, पेट मेरे साथ भी लगा है। सतवंती उचक कर तांगे के अगले हिस्से में बैठ गई। फिर इसने दूसरी औरत को भी अपने पास बिठा लिया। तांगा इनके बोझ से दबने लगा। तेरे पेट में चाकू लगवा देती हूँ ना पेट रहेगा ना नौबत। कलवंती ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा। वो खासी मजबूत कुल्ले ठुल्ले की औरत थी और इसके बदन से संदल ऐसी महक उठ रही थी। दूसरी औरत बिल्कुल खामोश थी। कोचवान कुछ घबरा सा गया। बोला, क्यों, मेरा हार्ट फेल हो रहा है। जगत सिंह का मैं वैसे ही हाथ बंदा दास हूँ, पर देख बीबी, ये किराया तो मेरा हक है ना। ये जगत सिंह कौन है पहलवान? कोई बदमाश है इलाके में? मैंने कोचवान को मतवज्जो करते हुए पूछा। सतवंती ने एकदम घूमकर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। चमक कर बोली, बदमाश होगा तू, बदमाश होंगे तेरे होते सोते। मेरा वीर तो अन्याय करने वालों का दुश्मन है। जब ही तुम तो कोचवान को इसकी मजदूरी नहीं देती हो। वो कुछ तैश में आ गई। बोली, तू कौन? मैं ख्वाह मुख्वा। तेरी दाढ़ी में क्यों खारिश हो रही है? ये कैसी सवारी लाद ली है तूने चरण सिंह? चुप रह बीबी, ये बुखरा के अर्जुन सिंह के मेहमान हैं। हाय मैं मर गई। वो जो स्मगलर है वो अर्जुन सिंह ना, जैसा वो खुद है वैसे ही इसके मेहमान होंगे। क्या नाम है तेरा सरदार जी? मेरा नाम शेर सिंह है बीबी। तुम्हारा शुभ नाम क्या है? बातें तो बहुत जोरदार करती हो, जैसे तू यहाँ की जागीरदारनी हो। हाँ यही समझ। मेरा नाम कलवंती है। इधर 6 मुरब्बा जमीन है मेरे बापू की और वीर मेरा सफेद पोश है इलाके का। शाम तक फैली हैं हमारी जमीनें। तू मुझे माफ ही कर सरदारा,
तेरा मगज कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। जनानियों से सोच समझ कर बात करते हैं। नड़ कैसे उग सकता है वहाँ? बड़ी जरखेज जमीनें हैं हमारी। बहुत बेहतर उस्तानी जी, मगर तांगा दब रहा है आगे को। तुम दोनों जरा पीछे डासना लगाकर बैठो। तुम दोनों बहुत वजनी बोरियां हो। बड़ा ही कपता आदमी लगता है तू मुझे सरदारा, मगर शक्ल तूने ज्ञानियों ऐसी बना रखी है। क्या धंधा है तेरा? ग्रंथ वगैरह बेचता होगा तू। तेरा अंदाजा सही है बीबी। मैंने अपनी कमर पर इसकी कमर का बोझ बढ़ते देखकर जरा सा पीछे सरकते हुए कहा। वो जानबूझकर इतनी पीछे झुक गई थी कि इसका बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं पीछे हटा तो इसने अपनी दोनों कोहनियां दरमियान के फट्टे पर टिका दी। फिर बोली, सतवंती जरा मिठाई का डब्बा खोल, इस कुपत्ते आदमी को भी खिला दे। तू भी खा चरण सिंह। ये मिठाई किस खुशी में बांट रही है? तुम्हारे बैल ने कट्टा दिया है। वो खिलखिलाकर हंस दी। बोली, तू बड़ा मुंह फाटा आदमी है। मैंने पाकिस्तान की एक फिल्म देखी थी टीवी पर। इसमें वो लोग अपने कट्टे का हकीका कर रहे थे। तूने भी वैसी ही बात की है सरदारा। मेरे वीर को वाहे गुरु ने 2 लड़के दिए हैं। इकट्ठे 2 लड़के, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है बीबी के ऐसा कभी हुआ नहीं। बकवास न कर सरदारा। ये ले ये लड्डू खा और जनानियों से सोच समझ कर बात किया कर। तू तो अपने आप को भी जनानी समझती है। अभी तक एक सिर्फ मूंछों की कसर है, वरना तू किसी मर्द से कम नहीं है। मैंने पिछली निशिस्त पर संभल कर बैठते हुए कहा। वो अपनी कोहनी मेरी पसलियों में चुभोती चली जा रही थी। तू मार खाएगा सरदारा, ज्यादा ही पी रखी है तूने। मैं तुझे मर्द नजर आती हूँ? ये कहकर उसने दाएं हाथ से 2 लड्डू मेरी तरफ बढ़ा दिए। इसकी वो बड़ी बोतल ऐसी गोल सडोल कलाई इस चुटकी हुई चांदनी में मुझे बहुत ही दिल फरेब नजर आई। वो तांगे वाले से बोली, चरण सिंह तांगा इतना तेज न चला, कोई पट्टा दुरा टूट गया तो स्यापे में पड़ जाएंगे हम सब। भगवान से खैर मांगो बीबी। अब तो ये गोला सड़क बन गई है रामपुर तक। अब तांगा चलता नहीं उड़ता है। चरण सिंह ने घोड़े को पुचकारते हुए कहा। बीबी, लड़के तो तुम्हारे भाई के घर पैदा हुए, मगर तुम ये मिठाई लेकर कहां से इसके घर जा रही हो? ये मेरी बहन है सतवंती। मैं इसके घर दारीवाल गई हुई थी। आज पीर का खत पढ़कर हम वहां से चल दी। कोई इतराज है तुम्हें सरदारा? यार तेरे तांगे में शायद खटमल है। मेरा तो बदन काट खाया है इन्होंने। हाल मेरा भी यही है चरण सिंह। पर सतवंती कुछ नहीं बोल रही है। इसे नहीं काटते हैं खटमल। क्यों दीदी? इसका खून कड़वा होगा ना? क्यों चरण सिंह, तुझे भी कोई खटमल पिसू कुछ नहीं कहता? मैं गरीब आदमी हूँ सरदार जी, इसलिए वो मुझसे रियायत करते हैं। चरण सिंह ने कहा। ज्ञानी जी, मेरी मानो तो रात इधर हमारे घर गुजार लो। स्मगलिंग फिर कर लेना। कुलवंती ने मेरे पहलू में उंगली चुभोते हुए कहा। क्यों, वहाँ कोई मुजरा हो रहा है आज रात? मुजरा भी करवा देंगे। ये कौन सी मुश्किल बात है? मेरा वीर तुमसे मिलकर खुश होगा। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। धनीपुर गांव है मेरा। ये अर्जुन सिंह क्या लगता है तुम्हारा? ये वो मेरा दोस्त है, कभी कभार मेरे गांव आ जाता है। अब तो मैं एक काम से उधर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो बोली, ले सरदारा अब तैयार हो जा। मेरा पिंड ज्यादा दूर नहीं है। मैं उधर नहीं उतरूंगा। मुझे अर्जुन सिंह से मिलना है। इसकी फिक्र न कर, मैं इसे अपने घर बुलवा लूंगी। वो मेरे वीर का बड़ा जिगरी यार है। अच्छा, फिर तो मैं तेरे घर जरूर उतरूंगा। वो खुश हो गई और मेरे पहलू में चुटकी भरकर बोली, फिर इस खुशी में एक और लड्डू खा। ये कहकर उसने 2 लड्डू मेरे हाथ पर रख दिए। वो कोई 5 किलो मिठाई लेकर वापस जा रही थी। बरनाला पहुंचकर हम तीनों तांगे से उतर गए। मैंने चरण सिंह के हाथ पर 20 रुपए धर दिए। ले भाई चरण सिंह, इनका भी किराया मैं दे रहा हूँ। मैंने जानबूझकर कुलवंती को सुनाने के लिए बुलंद आवाज से कहा। हला सरदारा जी, हमारा किराया भी तुम दोगे? वापस कर दे चरण सिंह इसके 10 रुपए। नहीं यार, तू जा ऐश कर, ये 10 और ले जा। तेरी वजह से इतनी अच्छी सवारियां मिल गईं। चल बीबी, कहाँ है तेरी हवेली? निकाल अपने जगत सिंह को बाहर। देखूं कितने पानी में है वो। इसे देखेगा ना तो तेरी नींद हराम हो जाएगी सरदारा। चल, मेरी माता जी ने कबाब तल रखे होंगे,
दोगे तो खुश हो जाएगा खाकर। सतवंती हमारे आगे आगे चल रही थी। इसकी इतनी सारी खामोशी मेरी समझ में नहीं आती थी। यूं लगता था जैसे वो बहुत दुखी है और दुनिया की किसी बात में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात है, तुम्हारी बहन बहुत चुप चुप है। ये बेचारी बे औलाद है, 18 का मर्द है इसे, फिर तो इसे नहीं बुलाना चाहिए था। सोतक वाले घर में ऐसी औरत का आना मनहूस समझा जाता है। मैं नहीं मानती इन बातों को। जिंदगी मौत तो वाह गुरु के हाथ में है। ये सब बकवास है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं समझा कि मैं किसी बहुत ही पुरानी वहमी किस्म की औरत से बात कर रहा हूँ, पर तुम तो बड़ी तेज साबित हो रही हो। इस वक्त हम तरबूज के खेत में से गुजर रहे थे। दूर तक फैली बेलों के साथ 10-10 शेर का ये बड़ा बड़ा तरबूज लगा था। सतवंती ने एक तरबूज तोड़कर बगल में दबा लिया। बोली, अखा अगर कुछ कहे तो उसे जरा डांट देना, वैसे वो भौंकेगा जरूर। ये तुम्हारा खेत नहीं है। नहीं, ये सुरमीते का बाड़ा है। वो मेरी ओट में दबकर यूं चलने लगी कि खेत के कोने में खड़ी राखे की झोंपड़ी में से इसकी नजर नहीं पड़ सकती थी। कुछ ही देर बाद हम गांव में दाखिल हो गए। पक्की गोला सड़क गांव के ऐन वस्त में से गुजरती थी। चरण सिंह का तांगा दूसरी तरफ से मुड़ गया था। हम वो सड़क पार कर गए तो वो बोली, ये गीदड़ बंडी, ये मुसलमानों का गांव था। हम पनाहगीर होकर शकरगढ़ से यहाँ आ गए थे। ये गीदड़ बंडी का हिस्सा एक ही आदमी की मलकियत था। अब ये सुरमीत सिंह के कब्जे में है। अब हम एक पुरानी मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे। इसको देखकर वो बोली, ये मस्जिद थी, अब तो वीरान पड़ी है, इसमें कोई नहीं रहता। अब जगत सिंह कहता है कि वो इसको गुरुद्वारा बना देगा। वो ईंट सीमेंट ले आया है। कहता था कि भगवान ने इसे पुत्र दिया तो वो ये काम शुरू कर देगा। अब तो उसे 2 पुत्र मिल गए। हाँ, और तू मस्करी करता था सरदारा। पता है, मेरी दादी ने इकट्ठे 3 बेटों को जन्म दिया था। ये बात हमारे खून में शामिल है। सतवंती इस अरसे में खासी आगे निकल गई थी। एक बात बता कलवंती, तुम मुझसे एकदम इतनी बेतकल्लफ कैसे हो गई? और मैं भी ऐसा पागल हूँ कि बे सोचे समझे तेरे साथ चला आया। तू अच्छा आदमी है सरदारा। तेरे जैसा बंदा किसी भगवान को ही मिलता है, पर मैं तेरे साथ चलती तेरी नौकरानी लगती हूँ। वो कुछ पशेमान सी हो गई। इस दौरान हम इसके मकान पर पहुंच गए। इसके वीर का मकान पुख्ता था और बाहर से हवेली ऐसा नजर आता था। काली शीशम का बड़ा सा दरवाजा बहुत खूबसूरत नजर आता था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सारे गांव पर खामोशी तारी थी और चांदनी ने नीचे उतरकर इस सनाई से लबरेज माहौल को बहुत ही पुरअसरार बना रखा था। यूं जैसे कोई चांद की टार्च हाथ में लेकर तारीकी से लबरेज कमरे के ऐन वस्त में खड़ा कुछ ढूंढ रहा हो। सतवंती हमसे पहले दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कलवंती बोली, तो यहाँ ठहर जा सरदारा, मैं जगत सिंह को बाहर भेजती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। कोई 10 मिनट बाद एक बर्च ऐसे ऊंचे लंबे कद का जवान बाहर निकला। वो बनियान और ढीला डाला तहबंद पहने हुए था। मुझे सामने देखकर बोला, सत श्री अकाल सरदार जी। जी आया नु, आओ अंदर आ जाओ। ये कहकर इसने मुसाफे के लिए मेरा हाथ अपने चौड़े चकले हाथों में ले लिया। मेरे पंजे की गिरफ्त में अपने हाथ को देखकर बोला, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई शेर सिंह जी। इसे अर्जुन सिंह का ही घर समझो, आओ। ये कहकर वो मुझे बड़ी सी ड्यूटी में से गुजारकर सेहन में ले गया। वहाँ 2 लालटेनें जल रही थीं। सुरख ईंटों के खुले सेहन के एक हिस्से में 3 चारपाइयां बिछी थीं। दूसरे हिस्से में कलवंती ने फौरन ही 2 चारपाइयां बिछा दी। मुझे जगत सिंह ने एक खाली चारपाई पर बिठा दिया। बोला, भोजन तो जरूर करेंगे आप, मैंने तिलियर पकवाए थे। माता जी हांडी जरा गर्म कर दो। ये कहकर वो मेरे पास ही बैठ गया। बोला, अर्जुन सिंह से क्या काम पड़ गया आपको? मेरा तो वो बहुत पुराना बेली है, कोई माल आर पर करने की बात है। नहीं, मैं वैसे ही इससे मिलने चला आया हूँ। जगत सिंह जी, आपकी बहन ने मेरी बड़ी इज्जत बढ़ाई कि वो मुझे यहाँ ले आई। कहती थी कि इसे भी अर्जुन सिंह का घर समझो। वो ठीक कहती है। वो कलवंती हमारे यारों को वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है। वैसे कोई मुश्किल हो तो मुझे बताओ सरदार जी, मुझे अपना दास ही समझो। बड़ी कृपा है आपकी जगत सिंह जी। कुछ थक गया था, सोचा बकरे सुबह चला जाऊंगा। कितनी दूर है वो गांव यहाँ से?
यही कोई 5 मील दूर होगा, पर फिक्र ना करो, मैं सुबह तुम्हें गोड़ी दे दूंगा। हवाई जहाज की तरह उड़ती है वो। रात इधर ही आराम कर लो। मैंने अपना ब्रीफ केस कुलवंती को देकर कमरे में रखवा दिया था। टेलियर उन लोगों ने ढेर सारे पका रखे थे, मैं उन पर पल पड़ा। जगत सिंह की माँ इन्हें सलीके से पकाना जानती थी। बिलाशुबा वो बुने हुए तिलियर बहुत ही लजीज थे। मैं खाने से फारग हुआ तो कुलवंती बोली, वीर जी, सरदार का बिस्तर मैंने छत पर लगा दिया है, ये खुली हवा में आराम से सो सकेगा। हाँ, ये अच्छा किया तूने, तुझे तो इधर इस जिला का डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए था। इंतजाम तो अच्छा कर लेती है। चलो शेर सिंह जी, ऊपर जा लेटो, इन्हें सीढ़ियाँ दिखा दे। कुलवंती, आओ सरदार जी, सीढ़ियाँ इधर हैं। ये कहकर वो मुझे अपने यहाँ से वहां तक फैले खुले आंगन में से गुजार कर सीढ़ियों तक ले गई। बोली, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना। डरोगे तो नहीं अकेले में? डर तो आएगा ही, देखो ना मेरी उम्र भी तो बहुत छोटी है। ठीक है, मैं चूसनी भेज दूंगी, जाओ अब सो जाओ। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाती वापस चली गई। अभी मैं सीढ़ियों में ही था कि इसने दोनों लालटेन गुल कर दी। चांद बहुत नीचे जा चुका था और धरती आहिस्ता आहिस्ता बेनूर होती जा रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो सिगरेट की इश्तिहा ने मुझे पागल कर दिया, मगर मैं किसी भी तरह वहाँ सिगरेट नहीं पी सकता था। पीता तो इनकी खफगी मोल ले लेता। यही वजह थी कि मैंने रास्ते ही में अपनी जेब से सिगरेट और माचिस निकालकर बाहर फेंक दिए थे। मुझे अपनी शिनाख्त के सिलसिले में बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। मेरी वो दाढ़ी और केस मेरा भरम रख रहे थे। मैंने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकालकर इसको 2 हिस्सों में फाड़ा और पगड़ी उतार कर वो लंबी सी पट्टी अपनी दाढ़ी और केसों पर कनपटी के ऊपर से यूं कसकर बांधी के नींद में इन दोनों चीजों के मेरे जिस्म से अलग हो जाने का इम्कान खत्म हो गया। हैरत की बात ये थी कि फ़ज़ा आईने की तरह साफ शफाफ दिखाई देती थी। आसमान यहाँ से वहाँ तक खुला और बेकरार नजर आता था। रात ठंडी थी और मच्छर का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैं खद्दर की खुली चादर ओढ़कर तकिए पर सर रखते ही गहरी नींद में खो गया। अपने तमाम जरूरी कागजात मैंने पूरी तरह महफूज कर लिए थे। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। कुलवंती चारपाई के करीब खड़ी मेरे चेहरे को घूर रही थी। बेइख्तियार मेरा हाथ अपने चेहरे की तरफ उठ गया। मेरे चेहरे से वो दाढ़ी अलग हो चुकी थी। मेरी सारी एहतियात धरी रह गई थी। वो इस मलगजी रोशनी में दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी और फिर दप से वो औंधे मुंह तकिए में सर देकर बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ? तू तो कोई बहरूपिया है। उसका लहजा बहुत जख्मी था। ये बहुत लंबी कहानी है कुलवंती। मेरे एक दुश्मन ने मुझे बेखबरी में पकड़कर मेरे केस और मेरी दाढ़ी मोड़ दी थी। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। मगर तुझे इतनी फिक्र क्यों है? मगर मेरी इस बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया। शक का नाग उसे डस चुका था और जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि मेरा पैदाइशी मजहब कौन सा है। वो सटपटा सी गई। ये बात तो इसके महमो गुमान में भी नहीं थी। इस पर वो लम्हा क्यामत बनकर बीत गया। वो उछलकर पलंग से उतरी, यूं जैसे वो नीचे जाकर जगत सिंह को मेरी हकीकत से आगाह कर देगी। वो सब कुछ इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अभी वो बिस्तर से उतरी ही थी कि मैंने इसे बाहों से पकड़कर पीछे खींच लिया। वो पूरी कुव्वत से अपना बाजू छुड़ाकर उठना चाहती थी। गुस्से से वो पागल हो रही थी। दांत पीस कर बोली, तू मुसलमान है और जगत सिंह के घर में इसकी बहन से फरेब खेलना चाहता था। और तुझे पता है मेरे पिता आसा सिंह को मुसलमानों ने इसके 3 भाइयों समेत कत्ल कर दिया था। वो सतवंती को अगवा करके ले गए थे। इसे हम बड़ी मुश्किलों से सियालकोट से वापस लाए थे और अब तू समझता है कि जिंदा वापस चला जाएगा। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। कुत्ते के बच्चे, छोड़ दे मेरा हाथ। ये कहकर इसने मेरी कलाई पर दांत गाड़ने चाहे तो मैंने इसको बालों से पकड़कर जबरदस्त झटका देकर अपनी टांगों में दबा लिया। छोड़ दे मुझे, तेरा सत्यानाश हो जाए, छोड़। वो नरगे में फंसी लोमड़ी की तरह गुर्राई, मगर मैंने इसकी आवाज बुलंद होने से पहले ही इसके मुंह पर हाथ रख दिया। तू ठीक समझती है कुलवंती, मगर मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। तू खुद मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन अगर तू समझती है कि तेरा भाई जगत सिंह या कोई और मेरा रास्ता रोक सकता है तो ये तेरी भूल है। मुझे तो हमारे
हिमालय पहाड़ भी नहीं रोक सकता। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैंने दबी आवाज में अपना माफियुल ज़मीर इसके कानों तक पहुँचाया। वो बुरी तरह तड़प रही थी। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था मगर वो किसी भी तरह अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रही थी। इसके शायद कोई बहुत ही सुहाने ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। वो समझती थी कि इसने अपनी मंजिल पा ली है और वो आदमी इसे मिल गया है जिसके इंतजार में इसने इतनी उम्र दहलीज पर खड़े खड़े गुजार दी थी। मगर जिस हकीकत का इस पर इंकशाफ हुआ था वो इसके लिए ऐसी तलख थी कि वो इसे किसी भी तरह निगल नहीं रही थी। अपने बाप और चचाओं की हलाकत और सतवंती की जिल्लत के एहसास ने पहले ही मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक इसके दिल में जहर भर रखा था कि मेरी शिनाख्त पर वो एकदम भड़क उठी और अब वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही थी। इसने एक बार फिर जोर लगाया मगर जब मेरी गिरफ्त से वो ना निकल सकी तो इसने दोनों हाथों से मेरा मुंह नोचना चाहा। तो मैंने इसके हाथ गिरफ्त में लेकर इसके कान में कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ कलवंती। मैं तेरी खातर अपना मजहब भी छोड़ सकता हूँ। मुझे गलत ना समझ। मैं अपनी मंजिल खोटी करके यहाँ ख्वाह मुख्वाह नहीं बैठ गया हूँ। तू बकवास करता है। मैं तुझे यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगी। जगत सिंह, वे जगत सिंह। इसकी आवाज शायद हर तरफ गूंजी मगर मैंने इसका पेट कुछ इतनी सख्ती से दबा दिया कि इसकी आवाज ना ऊंची हो सकी। इसकी हाट दर्मी हाथ से बढ़ती देखकर मैंने चाहा कि मैं इसकी राग मसल दूं मगर अभी मैं कोई फैसला ना कर पाया था कि सहन में जगत की कड़कदार आवाज गूंजी, उठ ओए जगत सिंह, तेरे बहनोई आए हैं, उठ, इनके सेहरे देख। इसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे कई आदमी किसी को मारने लगे हैं। ये कौन है कलवंती? मैंने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। वो तड़प कर मुझसे अलग हो गई। वहशतज़दा लहजे में बोली, ये तो मेरे वीर के दुश्मन लगते हैं, किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आए हैं। इसका लहजा इसके शदीद ज़हनी इज़्तिराब का पता दे रहा था। सहन में दो औरतों की चीखें उभरी तो वो कड़कदार आवाज में मुझे सुनाई दी, वावेला बांध कर माई, हम जगत सिंह से हिसाब लेने आए हैं, इसे बांध कर ले चलो। मैं और कलवंती अब मंडेर के साथ छत पर लेटकर नीचे देख रहे थे। वो तादाद में 6 थे और इन्होंने जगत सिंह को सोते में बांध कर ललकारा था। जगत सिंह पर अब वो लाठियां बरसा रहे थे। मेरा साइलेंसर लगा पिस्तौल मेरे सीधे हाथ में था। मेरे बराबर छत पर लेटी कलवंती बुरी तरह लर्द रही थी। जरा पीछे हट जा कलवंती, तेरा भाई मेरा भाई है। ये कहकर मैंने तारों की मलगजी रोशनी में 2 आदमियों को ताक कर तेजी से यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई। दोनों निशाने पर बैठी। पिस्तौल मेरे चुपशाह की तरह काम करता था। वो दोनों गोलियां इनकी पीठ में लगी। वो तड़प कर उछले और औंधे मुंह गिर गए। इसके साथ ही 2 आदमी भागकर नलके के गिर्द बनी 4 दीवारी की ओट लेने के लिए भागे। वो दोनों बंदूकों से मुसल्लह थे मगर मैंने इन्हें वहां पहुंचने की मोहलत नहीं दी। 2 गोलियां मैंने इनकी तरफ रवाना कर दी मगर एक आदमी दीवार के पीछे पहुंचने में कामयाब हो गया। दूसरा शदीद जख्मी होकर गिरा तो इनके बाकी 2 साथी सीढ़ियों की तरफ लपके। नलके की दीवार की ओट में पहुंचते ही इस आदमी ने सर जरा सा ऊपर उठाकर शिस्त बांधनी चाहिए मगर मैंने इसे भी मोहलत नहीं दी। मेरी गोली सीधी इसके माथे में जा लगी। इसकी हौलनाक चीख ऐसी थी कि मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। इतने में 2 आदमी सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर आ गए मगर इस तरह के जीने में मोर्चा बंद होकर इन्होंने हम दोनों को ताक कर गोलियां चला दी मगर हम कुछ इस तरह लेट गए थे कि गोलियां हमारे ऊपर से गुजर गईं। ऐन इस वक्त मुझे सीढ़ियों के अकब से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही एक भयानक चीख फजा को चीरती चली गई। वो 2 आदमी जो छत पर पहुंचकर आखिरी जीने में मोर्चा बंद हुए थे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और शायद लुढ़क कर नीचे गिर गए थे क्योंकि इनकी चीखें अब बहुत नीचे से ऊपर आ रही थी। मैं भागकर सीढ़ी तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि सहन में सीढ़ी के पहले कदम पर कोई औरत खड़ी है। इसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। इसने सर पर पट्टी की तरह दुपट्टा कस कर बांध रखा था। 2 आदमी लुढ़कते हुए इस तक पहुंचे तो इसने बंदूक को लाठी की तरह बरसाना शुरू कर दिया। मैं भागता हुआ इस तक जा पहुंचा। कलवंती मेरे पीछे थी। मैंने इस औरत का हाथ रोक दिया। इन्हें जान से तो नहीं मारना है बीबी, चलो नीचे जगत सिंह को खोलो। ये कहकर मैंने बंदूक इसके हाथ से ले ली। ये मेरी भाभी है स्योती।
चिल्ले में है बेचारी। ये कहकर कुलवंती ने इसे बाहों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे कदम कदम चलाती सेहन में इसके बिस्तर तक जा पहुंची। वहां 2 नौमौलूद बच्चे बुरी तरह बिलक रहे थे और जगत सिंह की माँ इन्हें रो रो कर संभालने की कोशिश कर रही थी। जगत सिंह रस्सियों में जकड़ा औंधे मुंह फर्श पर पड़ा था, अगर इतनी सारी लाठियां खाने के बावजूद होश में था। हमें अपने पास देखकर वो बड़ी ही दहशतनाक आवाज में बोला, मुझे खोल दे कुलवंती, मैं इनका खून पी लूंगा, इस बूटा सिंह का। मैंने आगे बढ़कर जगत सिंह के सारे जकड़बंद खोल दिए। उसके केस खुलकर गले में लटक गए थे और इसके सर से खून बह रहा था। वो अपने बदन को झटकता हुआ उठा और अपने सामने औंधे मुंह पड़े तनुमन जवान को देखकर गुर्राया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा बूटा सिंह, इस जख्म की तुझे बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। ये कहकर इसने बूटे सिंह को झटका देकर उठा दिया। बूटा सिंह बहुत बुरी तरह जख्मी था। मेरी गोली इसके शाने में लगी थी और जख्म में से खून बराबर रिस रहा था। इसे इतना शदीद जख्मी देखकर जगत सिंह ने बारी बारी तमाम हमला आवरों को देखा। वस्ती नलके की चारदीवारी के अंदर पड़ा आदमी माथे में गोली लगने से मर चुका था। सीढ़ियों में जो 2 आदमी पड़े थे वो भी जख्मी थे, मगर इनके जिस्मों में छर्रे लगे थे जो इतने मोहलक नहीं थे। जवान, मैं तेरा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? तू तो मेरे लिए देवता बनकर आया है। जगत सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा, ये मेरा फर्ज था जगत सिंह जी, इन कमीनों ने छुप कर वार किया है। हाँ, पर तू बड़ा नर मर्द है शेर सिंह, तेरा ये एहसान मैं उम्र भर न भूल सकूंगा। इनका कोई बंदोबस्त करो जगत सिंह जी, ये मामला बहुत खतरनाक हो गया है। मैं इन सब को मार भी दूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने कुलवंती के हाथ से वो हथियार लेकर चारपाई पर डाल दिए जो वो जख्मियों के पास से उठाकर वहां ले आई थी। अचानक जगत सिंह चौंक कर बोला, यार ये तेरी दाढ़ी मूछें क्या हुई? हाँ, मुझे खुद पता नहीं है जगत सिंह जी, किसी ने सोते में मोड़ दी है शायद। जगत सिंह अपने सर का खून कुर्ते के दामन से पूंछकर हंसा और बोला, ये कैसे हो सकता है? ये उधर तुम्हारी हजामत करते रहे हैं ये नाई के पुत्र। ये मुझे इन्हीं की शरारत लगती है। कोई आदमी पहले इनमें से ऊपर जरूर गया होगा। कुलवंती ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ है शेर सिंह, बाहर लोग जमा हो गए हैं, तुम अंदर जा बैठो। जा कुलवंती, शेर सिंह को अंदर ले जा, मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ है। कुलवंती मुझे बड़े अजीब से अंदाज से घूरती हुई एक सजे सजाए कमरे में ले गई। वहाँ तेल से चलने वाला एक पेडस्टल फैन रखा था। मुझे पलंग पर बिठाकर इसने वो पंखा चला दिया। बोली, बेहतर है ये केस भी अलग कर दो, कोई पूछेगा तो कह देना कि तुम मोने सिख हो। वो बहुत संजीदा हो चुकी थी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसकी बात पर अमल करके मैंने अपने वो मसनूई केस भी उतार कर अलग रख दिए। मगर जगत सिंह क्या सोचेगा? उसे तो असल बात बता देगा तो वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। तू बड़ा बलवान आदमी है, तूने आज मेरे वीर की जान बचाई है, इसका बदला मैं जान देकर भी चुका नहीं सकती। वैसे तू बहुत सोना मर्द है, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। ये मल्हार राग बंद ही रखो तो अच्छा है। मुझे अपनी तारीफ सुनकर सख्त गुस्सा आ जाता है। मुझे ये बताओ कि ये बूटा सिंह कौन है? क्यों चढ़ दौड़ा है ये जगत सिंह पर? ये लाला धनराम का आदमी है, वो कठोहा गांव का मालिक है। जगत सिंह ने 6 महीने पहले धनराज की तिजोरी लूट ली थी, मगर सबूत कोई भी नहीं था। जगत सिंह पकड़ा भी गया, मगर पुलिस को 20,000 देकर इसने अपनी जान छुड़ा ली। मुकदमा खत्म हो गया, मगर धनराम अपनी चोट नहीं भूल सका। ये बूटा सिंह का मेरे वीर पर दूसरा हल्ला है। पहले इनका मुकाबला उधर रोही में हुआ था। इसका क्या नतीजा निकला था? 2 आदमी बूटा सिंह के मारे गए थे और मेरे वीर का एक साथी अंधा हो गया। इसकी आंखों में छर्रे लग गए थे। आज तो वो जगत सिंह को मार ही गए थे। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुक गया। हाँ, तेरा पिस्तौल अजीब है, जरा आवाज नहीं देता और बंदे को मार देता है। इस पर मैंने मंत्र फूंक रखा है, जैसा मुझ पर फूंक दिया था तूने तांगे में बैठे ही मुझे अंधी कर लिया था। तू खुद सोच, क्या तू सच कह रही है? बीन सांप को खींचती है, सांप को देखकर तो बीन नहीं बजती। तू बहुत खराब आदमी है मुसले, तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे दरबार साहब जाकर फरियाद करनी पड़ेगी। तुझे मैं पंजा साहब न ले चलूं, तू वहाँ स्नान कर लेगी तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। सच, तू मुझे ले चलेगा पंजा साहब? हाय,
मैं तो वहीं रह जाऊंगी, झाड़ू दे लिया करूंगी, वहां हसना अब्दाल की गलियां गूंज दिया करूंगी। तू तैयार हो जाए तो मैं तुझे ले चलूंगा। अर्जुन सिंह हमें किसी खुफिया रास्ते से बॉर्डर पार करा देगा। ये कौन सी मुश्किल बात है? जगत सिंह तो नित वहां जाता है, उधर पेशावर लाहौर तक फिर आता है। बड़े यार हैं इसके उधर। लाहौर में कौन यार है इसका? वहां मुझे याद करने दो। हाँ, उधर बदामी बाग कोई जगह है, वहाँ एक आदमी रहता है जिसका नाम शेरदिल आहू है। जगत सिंह अक्सर इसका जिक्र किया करता है, कहता है वो बड़ा साहू बंदा है। आहू का नाम उस दूर अफ्तादा गांव में रहने वाली उस तशना लब मुटियार के मुंह से सुनकर मेरा दिल रुकने लगा। माजी की बहुत सी यादें मेरे जहन में उभर आई थी। वो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पर गौर कर रही थी। बोली, क्या बात है, तू कुछ परेशान हो गया है? क्या नाम है तेरा? अपना असली नाम बताना मुझे। मेरा नाम? तुम मुझे खान बदनसीब खान कह सकती हो। कुलवंती, जो आदमी अंदर से दुखी हो इसका क्या नाम हो सकता है? मैंने छत को घूरते हुए कहा। कोई ऐसा तुम्हें मिला है कभी जो दुखी ना हो? मैंने हर कुत्ते को जमीन पर मुंह रगड़कर अपना लुकमा ढूंढते देखा है। मंच का भी यही हाल है। तू मुझसे पूछ दुख किसे कहते हैं। तू मुझे अगर एक सिगरेट पिला दे कुलवंती तो ये तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने सहन में खड़े लोगों के शोर से परेशान होकर कहा। इसकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये हो तो नहीं सकता। हुक्के तंबाकू पर तो यहाँ हिंदू सिख फसाद हो जाता है, पर मैं तेरा कहा नहीं टाल सकती। मेरे वीर के यार सरहद पार से आते हैं तो वो यहाँ बैठकर सिगरेट पीते रहते हैं। ये कहकर वो उठी और एक अलमारी में से पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेट निकाल लाई। इनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। कुलवंती सिगरेट की बू से मुतनफर थी। वो घबराकर बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले जिस अकबी कमरे में हम बैठे थे इसके पिछली 3 खिड़कियां खोल गई ताकि धुआं इस तरफ निकल जाए। सहन में खड़े लोगों की बातों से मालूम होता था कि जगत सिंह ने पिस्तौल और बंदूक चलाने की तमाम तर जिम्मेदारी कुलवंती और अपनी बीवी पर डाल दी थी। हैरत मुझे ये थी कि सतवंती कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो शायद इस घर में सोई ही नहीं थी। इसकी आमद को बदशगुनी समझकर जगत सिंह की मां ने इसे किसी दूसरे घर में सुला दिया था। हमला आवरों में से सिर्फ एक आदमी हलाक हुआ था, बाकी 5 जख्मी थे और इनके जानवर हो जाने की उम्मीद थी। तय ये पाया था कि वो लोग इसी वक्त गुरदासपुर जाकर थाने में इतला कर देंगे। अपनी जगह इनकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर मेरी इस घर में मौजूदगी मेरे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इन्होंने गांव के 2 आदमियों को इसी वक्त शहर की तरफ दौड़ा दिया। जब सहन में जरा ठंडा हो गया, जगत सिंह कुलवंती के साथ मेरे पास आ गया। कुलवंती ने शायद मेरे बारे में इसे ये बता दिया था कि मेरी दाढ़ी शाड़ी सब मसनूई थी और ये कि मैं धर्म के एतबार से मोना सिख हूँ। यही वजह थी कि वो जब अंदर आया तो मुझे देखकर वो कतन हैरान नहीं हुआ। बोला, मुझे कुलवंती ने बताया है कि तू मोना सिख है। यार, फिर ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? मैं बस पुलिस से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मैं भी एक लंबे चक्कर में फंसा हूँ सरदार जी। अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। पुलिस के आने से पहले मुझे निकल जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। कहाँ जाओगे तुम? अगर मुझे पाकिस्तान पहुँचा दो तो ये तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैंने दाढ़ी को अपने चेहरे पर जमाते हुए कहा, केस मैं पहले ही सर पर बांध चुका था। ये कौन सी मुश्किल बात है? मेरी घोड़ी लेकर अभी निकल जाओ। उधर त्रिमू रोड पर एक गांव है फेरी वाला, वहां तुम मेरे यार सतपाल सिंह से मिल लो। वो तुम्हें सुबह होने से पहले रावी पार करा देगा। यही करो जगत सिंह जी। घोड़ी मैं सतपाल सिंह के पास छोड़ दूंगा। मुझे अभी निकल जाने दो। अर्जुन सिंह से नहीं मिलोगे? नहीं, मेरी यही जरूरत थी। वो तुम पूरी कर दोगे तो फिर उसके पास मैं क्यों जाऊं? तुम नर आदमी हो शेर सिंह जी, और कुलवंती चाहती है कि तुम उसे हसना अब्दाल ले जाओ। ये ऐसे ही ख्वाब देखने की आदि लगती है। मुझे इसको बाकायदा पासपोर्ट बनवाकर वहाँ भेजो, वरना ख्वाह मुख्वाह परेशान होगी। हाँ, ये तो है, बिल्कुल जल्ली कुड़ी है ये। मैं यही करूँगा। तुम कब तक वापस आ जाओगे? मैं बस 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगा और सीधा यहाँ आऊंगा। हाँ, मुझसे जरूर मिल लेना। तुम्हारा वहाँ पर डेरा कहाँ होगा? तुम उधर आ जाओ तो मुझे शाहदरा में चौधरी करीम बख्श के यहाँ मिल लेना। इसने वहाँ बाग उगा रखे हैं।
वो भी यही काम करता है। मैंने यूं ही एक नाम ले दिया, चौधरी करीम बख्श। ठीक है, मैं इसको ढूंढ लूंगा, मगर अभी तो शायद मैं ना जा सकूं। तुम यूं करो, ये 20,000 रुपए साथ रख लो, जरूरत में काम आएंगे। ये पाकिस्तानी करेंसी है। ये कहकर इसने एक ट्रंक में से 20,000 के नोट निकालकर मेरे आगे रख दिए। इसकी जरूरत नहीं है जगत सिंह, तेरी दुआ से बहुत रुपया है मेरे पास। तुम शायद मेरी गोलियों की कीमत अदा कर रहे हो, मगर मुझे इतना सिफला ना समझो। ये कहकर मैंने नोट परे सरका दिए। नहीं यार जी, ये मेरी खुशी है। इसे समझा कुलवंती, ये मेरे मुंह पर ऐसी कालक न मले। मुझे समझने की कोशिश करो जगत सिंह जी, हर बंदा बिकाऊ नहीं होता। मैंने तेरा नमक खाया है, इस घर से मोहब्बत मिली है मुझे। ये एक रात मेरी हजारों रातों पर भारी हो गई है। तुझे बचाने के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता था, क्योंकि मैं तेरा मेहमान हूँ जगत सिंह। मेरी ये बात सुनकर जगत सिंह शर्मिंदा सा हो गया। हैरत भी इसकी आंखों में नुमायां होने लगी थी। बोला, अच्छा भाई, तेरी मर्जी, तू इधर ही बैठ, मैं खुद तुझे सरहद पार करवा देता हूँ। जरा मुंह हाथ धो लो, कुलवंती मेरे जख्म पर जरा मरहम लगा देने। ये कहकर वो अपनी बहन के साथ सहन में निकल गया। कोई आधा घंटे बाद वापस आया तो मेरे साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। बोला, चल जवान, पता नहीं तुझे पाकिस्तान जाने की क्या सूझ रही है, पर खैर मैं बॉर्डर तक तेरा साथ दूंगा। मैं अपना ब्रीफकेस उठाकर जगत सिंह के साथ कमरे से बाहर निकला तो कुलवंती बोली, तू वापस आएगा तो मैं तेरे साथ पंजा साहब जरूर जाऊंगी। क्यों वीर जी, जाने दोगे ना मुझे? हाँ हाँ, चली जाना, अभी तो इधर का स्यापा निपटा। इस लाले की गर्दन काटनी पड़ेगी मुझे, आज तो मरवा ही दिया था इसने। इधर पुलिस आ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सौरे सुबह से पहले नहीं आएंगे। मैं घंटे डेढ़ तक वापस आ जाऊंगा। आज जवान, मैं तुझे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा और गली में जा निकला। दाएं हाथ एक बाड़ा सा बना था। इसके अंदर जाकर जगत सिंह ने एक चंगेजी घोड़ी पर जीन कसी और फिर वो मुझे अपने पीछे बिठाकर गांव से बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद हम बरनाला से निकलकर साधु चक के करीब से गुजर रहे थे। मगरब की सिमत इशारा करके इसने मुझे बताया कि सामने बुखरा गांव है, इससे आगे आले चक था, मगर वो उधर नहीं निकला। बोला, उधर आले चक से आगे त्रिमू रोड है, मगर उधर से जाना ठीक नहीं, फौज दूर दूर तक फैली रहती है, इनसे बचकर निकलना मुश्किल होगा। इसीलिए तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। हम बहरामपुर से आगे मराड़ा गांव के पीछे से रावी पर जा पहुँचेंगे। सामने केशुपुर की झील थी, जिस पर एक बंद बंधा था और इस बंद के ऐन वस्त में एक छोटा सा पुल बना हुआ था। उस पुल पर से गुजरकर हम एक खुले मैदान में जा पहुँचे। घोड़ी बहुत तेज तरार थी। पुल अबूर करके जो ही वो मैदान में पहुंची, जगत सिंह ने इसे एड़ दी और वो हवा से बातें करने लगी। मेरा ख्याल है कि वो रास्ता इस घोड़ी का देखा बाला था। वो तारों की छांव में यूं भागती रही थी जैसे वो राह के एक एक चप्पे से वाकिफ है। हम नौमनी की नदी अबूर करके आगे निकले और फिर मराड़ा गांव के बाएं हाथ से गुजरती पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते के हर निशान के बारे में मुझे जगत सिंह बताता जा रहा था और मुझसे वो यूं बात कर रहा था जैसे वो सदियों से मुझे जानता हो। बिल आखिर एक घने जंगल से गुजरकर हम दरिया पर जा पहुंचे। किनारे पर घोड़ी रोककर जगत सिंह बोला, तुम्हें तैरना आता है? हाँ, मेरा ख्याल है मैं तैर सकता हूँ। ख्याल की बात नहीं है जवान, ठीक ठीक बताओ, दरिया में पानी ज्यादा है। तुम फिक्र न करो, मैं तैर लूंगा। मैंने दरिया के फैले हुए पहाड़ को देखते हुए कहा। पानी इस में वाकई बहुत चढ़ा हुआ था। तो फिर ठीक है, दरिया के उस पार 5-6 गांव हैं। पहला गांव मटियाल होगा। पाकिस्तानी फौजी इस इलाके में ज्यादा नहीं फिरते हैं। दरिया पार करते ही आगे निकल जाना। मैं यही करूंगा जगत सिंह जी। अच्छा, मुझे अब इच्छा दो, रब रखा। ये कहकर मैंने इसे मुसाफा करना चाहा तो वो मुझसे लिपट कर बोला, वापसी के लिए भी यही रास्ता बेहतर होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जब वापस आया तो सीधा तुम्हारे घर आऊंगा जगत सिंह जी। मैं आप लोगों को कभी ना भूल सकूंगा। अगर तुम अपना असली नाम मुझे बता देते तो बहुत खुशी होती। उसने अचानक संजीदा होते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? नाम तो मैंने तुम्हें अपना बता दिया था। तुम्हें शक है कोई? तू मुसलमान है मेरे यार,
तेरे रंग डंग, तेरी बोल चाल, तेरे सिगरेट का धुआं, मैं सब समझ गया था, मगर तू मुझसे अब भी छुपा रहा है। ये अच्छी बात है, मगर अब तो तू रुखसत हो रहा है, वो अब भी बहुत संजीदा नजर आ रहा था। मैंने फौरन ही एक फैसला करते हुए कहा, तो फिर सुन जगत सिंह, मेरा नाम गुलाम जलानी है, वही गुलाम जलानी जिसने अमृतसर से एक हेलीकॉप्टर भी भंडारी को अगवा किया था। वे मैं तेरे सदके जामा, मैं पहले ही समझ रहा था कि तू कोई मामूली चीज नहीं है। जा तेरा रब रखा, तेरा जिक्र मैंने आहू से सुन रखा था। ये कहकर वो एक बार फिर मुझसे लिपट गया। बोला, अमृतसर ये सुअर के पुत्र से बच के रहना, बहुत बदमाश शय है वो, और रहता तो वो खून का प्यासा है। मेरे बहुत कीमती हीरे वो हजम कर चुका है और नाम वो तेरा ले रहा था। बकता है तू। इसकी अलमारी से वो हीरे माजदा नामी एक औरत ने चुरा लिए थे, मगर इसमें से आधा माल इसने कुछ अरसा पहले इसे वापस कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।